Good morning, students. Today we will start new book Social and Political Life, and we will start this book by the chapter first, the Indian Constitution. तो इसमें मैंने आपकी जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डज़ वी नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो है इसको भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल ऑफ राइट्स करके तीन आपको लोगोस दिख रहे होंगे, और इसमें एक आपको लोगो दिख रहा होगा जो कि हमारा अशोक पिल्लर से लिया गया है। आगे देखते हैं। Introduction. We have looked at the Indian Constitution in classes 6th and 7th in our social and political life textbook. Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about the constitution got written or who wrote it? In this chapter we will discuss. यानी इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन लिखता है, और जो है कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिखता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके फ़ीचर्स क्या हैं, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, हाउ इट इज़ डूइंग वर्क इन द डेमोक्रेसी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। अब व्हाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट है, टुडे मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप अंडरलाइन भी कर लीजिए इसको, मैं ये पीपीटी भी भेज दूँगी आप लोगों को, आप इसको एक बार देख सकते हो। Today, most countries in the world have constitution, while all democratic countries are likely to have a constitution. It is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. और ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, यानी कि जहाँ पर लोगों का रूल हो, लोग ही अपने लिए लॉज बनाए या फिर अपने लिए एक रूलर को चुने या एक रिप्रेजेंटेटिव को चुने जो उनके लिए काम करे। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज़ दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो हर एक वो कंट्री वो डेमोक्रेटिक होगी, बट जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कंपलसरी है कि होगा ही। तो फर्स्ट इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन, और पुट अनदर वे अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप किसी भी कंट्री के जब बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर देखते हो तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार पढ़ने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि उस कंट्री का जो रूल है या उस कंट्री का जो सिस्टम है वो किस तरीके से चलता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से रिफ्लेक्शन है किसी भी कंट्री की सोसाइटी का। अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरीली अग्री ऑन ऑल इशूज़। किसी भी कंट्री में बच्चों अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, एंड वी हैव इन इंडियन कंट्रीज़ ऑल्सो डिफरेंट कम्युनिटीज़ on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of culture. All of you know that, and all of you belong to different states. तो ये चीज़ आपको पता होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के जो थिंकिंग है या बिलीव्स हैं वो सबके सेम हो एक ही इशू पर, तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। इन 1934, अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क करते जाइए। In 1934, the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly. नेशनल कांग्रेस जो थी बच्चों, जब हमारी कंट्री को जो फ्रीडम नहीं मिली थी, तो उससे पहले एक हमारी कंट्री में नेशनल कांग्रेस INC भी कहा जाता है, 1934 में इसने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड की थी फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हमारे 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये मैं आपको 9th में पढ़ाऊँगी जब आपको पता चलेगा। और इन्होंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनाने की बात की जो कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और हुआ भी। हमने एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जिसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो दिसंबर 1946 में 9 दिसंबर को हुई थी। द फोटो ऑन पेज 2 शो सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो, ये पिक्चर आपको दिखाई थी मैंने, ठीक है। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके हमारी कंट्री जो 150 साल से जो कि
स्लेव थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, उससे फ्री करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, डिस्कशन करने के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे थे। उसके बाद यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेटर इन द चैप्टर। अब इसके बाद हम ये देखेंगे इस पिक्चर में आपको हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो एड्रेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। जो पिक्चर में आपको यहाँ पर ये देखो, ये पर्सन जो हैं ये दिख रहे हैं आपको, ये कौन है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो हैं, और हमारे ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, आपको ये चीज़ पता होगी। उसके बाद है अ सिचुएशन इन नेपाल। अब नेपाल, मैंने आपको भी क्लास में बताया था कि नेपाल जो है वहाँ पर बांग्लादेश में बार बार कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, हटा दिया जाता है, मोनार्की आती है, और मोनार्की होती है बच्चों जहाँ पर रूल ऑफ किंग हो, डेमोक्रेसी होती है जहाँ रूल ऑफ पीपल हो। तो नेपाल वॉज अ मोनार्की, ठीक है, इसको मार्क कर लो। नेपाल में मोनार्की थी। मोनार्की का मतलब होता है रूल ऑफ किंग। ठीक है। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1919। अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल में बनाया गया बच्चों, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल अडॉप्टेड इन 1990 में अडॉप्ट किया गया, रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी rested with the king. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy. In 2006, they finally succeeded in putting an end to the power of the king. उसके बाद क्या हुआ? 1990 में अडॉप्ट किया गया, लेकिन 2006 में जो है इस डेमोक्रेसी आई बाद में दोबारा से, और जो है इसमें किंग के रूल में कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया। 2006 में डेमोक्रेसी लाई गई, फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ किंग। और 2006 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, डेमोक्रेसी आ गई, तो फाइनली किंग की जो पावर है वो उसका एंड हो गया। नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर लोगों को एक राइट मिल गया, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। द रीज़न दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बिकॉज इट डज नॉट द आइडियल ऑफ द कंट्री। और वो पहले जैसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते थे जहाँ पर लोगों को रिफ्लेक्ट ना किया गया हो और उसमें भी रूल राजा का ही चलता हो। अब वो नए तरीके से नेपाल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते थे जिसमें कि लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है लॉज बनाए जाएँ। अब है एग्जाम्पल ऑफ मिसयूज़ ऑफ पावर। अब ये देखिए यहाँ ये स्टोरी दी हुई है। सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर, ही इज़ अ बुली, हिज classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh start picking on Anil. अब क्या होता है बच्चों, सुरेश जो है वो क्लास का मॉनिटर है। ये जो लड़का आपको आगे दिख रहा है, ये जो है ये बच्चा मॉनिटर है क्लास का, और टीचर को कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो टीचर क्लास में उसको माइंड कराने के लिए बोल के गई है। तो वो क्या कर रहा है, अब एज अ मॉनिटर अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव, बट व्हाट हैव आई डन। तो अनिल से कहता है, जब टीचर चली गई है क्लास से, उसके बाद टीचर क्लास से चली गई है तो सुरेश जो है वो अनिल को डोमिनेट कर रहा है। अनिल से कह रहा है कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा मिसेस राव से। तो अनिल कहता है कि मैंने किया क्या है। When Mrs. Rao returned to the class, अब वो वापस आती है मिसेस राव। मैम, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. अब मैम वापस आती हैं और जो अनिल है वो कंप्लेंट करता है कि मैम आप जब चले गए थे तो अनिल बहुत क्लास में शोर मचा रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था क्लास को, और वो मेरी सुन भी नहीं रहा था। तो उसके बाद टीचर जो है वो अनिल से कहती है, अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट, आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। अब उसको टीचर पनिशमेंट देती है कि अनिल क्लास में पीछे जाके बैठो और 100 टाइम्स ये लिखो कि मैं क्लास में मॉनिटर की बात को मना नहीं करूँगा। अब अनिल कहता है, बट मैम आई डिडंट डू एनीथिंग। अब अनिल कहता है, मैम लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद आगे क्या होता है,
अब इसमें एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेशन एंड मेजोरिटिज्म। अब इसको ध्यान से समझो बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है कि इससे आपको कंट्री की भी सिचुएशन समझ आएगी। जब अगर कंट्री में पावर किसी गलत इंसान के हाथ में चली जाती है तो उससे भी लोगों को वो जो पर्सन है वो मेजॉरिटी में परेशान कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है। अब वही हो रहा है यहाँ पर। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। नो वी विल प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे क्या है, एक टीम है वो कह रही है कि चलो हम बास्केटबॉल खेलते हैं और चेंज के लिए, और दूसरी तरफ है वो कह रहे हैं नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे। तो द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम। इसको आप स्टोरी को एक बार पढ़ना खुद से, फिर ये मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर मेजॉरिटी का क्या है कि जो लोग मेजॉरिटी मतलब जिनके नंबर्स ज़्यादा हैं, तो ऐसा सपोज कर लिया जाता है, ऐसा सोच लिया जाता है लोगों के द्वारा कि जो लोग नंबर में ज़्यादा हैं तो उन्हीं की बात को अग्री किया जाएगा, माना जाएगा, और जिनके नंबर्स कम हैं उनको इग्नोर भी किया जा सकता है। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में डोमिनेशन को दिखाती है। डोमिनेशन होता है जब आप किसी के ऊपर प्रेशर बनाते हो अपनी बात को मानने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, या फिर जब आपके नंबर ज़्यादा हैं उसके बिहाफ पे। नाउ रिव्यू ऑफ बोथ द एग्जाम्पल। इसमें रिव्यू की स्पेलिंग गलत है बच्चों, REVIEWS होगा। तो रिव्यू ऑफ बोथ द एग्जाम्पल्स। हियर द क्लास मॉनिटर सुरेश इज़ अ बुली वांटेड टू मेक अखिल इज़ अ इनोसेंट। अनिल होगा यहाँ पर, अनिल इज़ अ इनोसेंट बॉय एंड द टीचर बिलीव द क्लास मॉनिटर। अब क्या होता है कि यहाँ पर सुरेश जो है वो एक बुली मतलब कि थोड़ा शरारती टाइप के होते हैं और जो अपना थोड़ा सा पावर को ज़्यादा शो करते हैं क्लास में, उस तरह का बच्चा है। और वो क्या कर रहा है, उसने अनिल जो इनोसेंट बॉय है उसको जो है परेशान किया और टीचर के सामने अपनी पावर का गलत यूज़ करके उसको ब्लेम कर दिया और उसको पनिशमेंट भी मिली। Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available. A constitution is precisely to prevent this tyranny of the majority. Another reason why we domination by the majority of a minority. This can refer to one community dominating another, that is inter-community domination. Member of one community dominating other within the same community, that is called intra-community domination. ये important है बच्चों, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। What do you understand by intra-community domination? अब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हों और दूसरी कम्युनिटी के लोग कम हों तो जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो दूसरी कम्युनिटी को परेशान करे। कई बार ऐसा होता है एक ही कम्युनिटी के अंदर भी, सपोज़ एक ही रिलीजन के लोग हैं, अब एक ही रिलीजन के लोगों में भी क्या होता है कि जिनकी सोच अलग है तो वो अलग ग्रुप बना लेते हैं। उसमें भी क्या होता है, एक ही कम्युनिटी के अंदर भी लोग अपनी जो थिंकिंग है उसको दूसरों पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेटिंग बिहेव करने की कोशिश करते हैं। तो जब एक ही कम्युनिटी के अंदर लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट होने लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, दैट इज़ द इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। ओके, और जब दो कम्युनिटी के बीच में ये चीज़ें होने लगे जैसे कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को लेकर, तो उसको इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहा जाता है। उसके बाद है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been, अब इसमें वही बताया कि इंडिया जो है वो कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का, और उस दौरान जो है हमने बाद में मूवमेंट्स किए बहुत सारे, और बाद में हमने डिमांड की 1934 में फ़र्स्ट टाइम कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन दी जाए और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन दी जाए। उसके बाद की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वही आगे फिर हमने एक असेंबली बनाई जिसकी फ़र्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर, जिसकी फ़र्स्ट मीटिंग जो है, एक सेकेंड, फर्स्ट मीटिंग कह सकते हैं, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो असेंबली है इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लिया, इसका टोटल टाइम
जो था वो था 2 years 11 month और 18 days। ये पता होना चाहिए आपको, जीके में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब की फीचर्स में, अब बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ही वॉज अ चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, यानी उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया, और इसीलिए उनको ड्राफ्ट कमीशन का चेयरमैन, वो चेयरमैन थे, इसीलिए उन्होंने तैयार किया, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज वो खुद जो है वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, एंड दे वॉज ऑल्सो नोन एज दलित्स, तो उन्होंने, ये लोग, इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन लोगों को भी इक्वालिटी मिले, तो इस तरह के लॉज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। और उन्होंने भी, बिकॉज ऑफ ही वॉज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द दलित फैमिली, दैट्स वाई ही वॉज ऑल्सो फील द डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी। तो इसी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों को भी इक्वल राइट दिए, ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। अब यहाँ से की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। जितना अभी मैंने समझाया उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, और एक वीडियो भी देखती हूँ, अगर मिल जाता है तो वो। The Constitution is the basic rule book of a country. It also defines the ideals of a country. Now, what are ideals? Ideals generally define the state of perfection. In an ideal country, nobody goes hungry because they are poor. In an ideal, अब ये देखिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कोई भी जो आइडियल कंट्री होती है, वहाँ पर कोई भी इंसान भूखा नहीं रहता, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, उसको सारी नीड्स उसकी कंप्लीट की जाती है, उसके डेवलपमेंट की उसको पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। तो इसी तरह की कंट्री बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में भी तैयार किया गया था, कि जो सिचुएशंस हमारी बिफ़ोर फ्रीडम थी, यानी कि हमें फ्रीडम मिलने से पहले थी, वो सिचुएशन दोबारा से ना आए, और हमारी कंट्री में हर एक पर्सन जो है वो अपनी फ्रीडम, अपनी इक्वालिटी, अपने जस्टिस को एंजॉय कर सके। तो आगे देखते हैं फिर इसको। country, nobody is treated badly because of their religion or appearance. The Constitution defines how a country should function. The Constitution contains the main principles of governance. The Constitution of a country tells whether the government will be a democratic one or not. It explains the powers of leaders. In other words, the Constitution tells elected leaders as to what they can do and what they cannot do. It tells the leaders about the kinds of laws they can. कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसमें अलग अलग तरह के लॉज, चाहे वो किसी के एजुकेशन को लेकर हो, किसी ने कोई क्राइम किया हो, या फिर किसी को डेवलपमेंट कैसे करना है किसी का, इस सारी चीज़ों को लेकर जितने भी लॉज हैं, हर एक सिचुएशन को लेकर जो लॉज हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमारी कंट्री जो है वो 26 नवंबर 1949 को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, और जब 26 जनवरी 1950 को जब इसे इम्प्लीमेंट किया गया कम्प्लीटली, तब से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी के अकॉर्डिंग हम हमारी कंट्री को जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं। Frame and implement. Therefore, writing the constitution of a country literally gives you the power to reshape the way it is run. When the Constituent Assembly was formed, its members displayed अब ये great देखिए, मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को पहली बार हमारी मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो यहाँ पर ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, और जो ये सामने पर्सन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो में, ये जो पर्सन है, ये हमारे, ये लगा लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको एक तरह से देख लीजिए। और बाकी ये लोग जो मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो कि चुने गए थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाएंगे, तो वो लोग बैठे हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं। and unity. So, acquiring this power was an important step to achieve freedom. So, the leaders of the Indian National Congress demanded the right to frame the Constitution of India. Clever, weren't they? But the British colonialists were just as clever. They did not accept the demand for the Constitution until December 1946, when they were left with no choice. The Constituent Assembly and its members worked on the Constitution of India
until November 1949. In the meantime, the independent countries of India and Pakistan had also taken birth. The people of India had to quickly agree on a constitution and set up their own government. They had to literally build a new country based on new thoughts and principles. Imagine a country. जो ब्रिटिशर्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे इंडिया का ही पार्ट था पहले, लेकिन उसको बाद में पार्टीशन करके अलग कर दिया गया। फिर पाकिस्तान भी दो हो गए, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। एंड आपको पता है जो ईस्ट पाकिस्तान है वही आज बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान को हम सिर्फ पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सोच रहे थे कि इसमें नए थॉट्स, नए प्रिंसिपल्स लाएंगे जिससे कि हम हमारी कंट्री को नए तरीके से चला सकें। That was divided into small kingdoms, a country that was ruled by hundreds of kings for centuries. इसका एग्जाम्पल हम कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी देख सकते हैं। हमारे देश में रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ हमने देश को संविधान के हिसाब से आफ्टर 26 जनवरी 1950 में ही नहीं चलाया, बल्कि उससे पहले से ही अगर हम अशोका मौर्यंस जो थे उनके टाइम पीरियड में भी कुछ इस तरह के रूल्स हुआ करते थे, या उनके बाद में जो रूलर्स आए उन्होंने भी अपने अपने कुछ रूल्स बनाए और उसके हिसाब से हमारी कंट्री चलती थी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एक टर्म जो है वो हमारी कंट्री में नई नहीं थी। इस तरह की चीज़ें हमारी कंट्री में हमें पहले से ही दिख रही थी। As if that wasn't enough, it was administered by the British colonialists for another 150 years. Now, an idea of a fully responsible and democratic government was fresh in the minds of its people. Many doubted the stability of a democracy in a vast and diverse country like India, quest for a new nation. India did not fail. Democracy became stronger and better over the years after independence. Rulers gained experience and people learned about their responsibilities. ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब लोग वोट डाल रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ पीपल है, तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं। They enjoyed their freedom and took pride in their achievements. The constitution did help then. But why do we give importance to it even today? Why can't countries define their ideals and government rules informally and be done with it? Why create the constitution and sanctify its status? Why hype up the Constitution of India? Well, there are some more important issues that the constitution takes care of. It protects the citizens from misuse of authority by the people who rule the country. How? Well, it tells them not to curb the freedom of people unnecessarily. You can't be arrested and jailed without proper reasons. अगर जैसे कि एग्जांपल कोई पुलिस है वो आपको अरेस्ट करने आती है तो आप उससे पूछ सकते हो कि मेरा फॉल्ट क्या है। तो जो पुलिस है जो अपनी ड्यूटी कर रही है वो आपको रीज़न रिटर्न में दिखाएगी अगर वो वारंट लेकर आती है कि आपको किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है। ये नहीं कि आपको बताए बिना और आप पूछ रहे हो और आपको बताया नहीं जा रहा और ज़बरदस्ती आपको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। तो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है। उसके लिए भी प्रोटेक्शन दी गई है सिटीज़न को कि अगर उसे अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे उसका रीज़न पहले बताया जाएगा और अरेस्ट करते टाइम उसे पूरी फ्रीडम है कि वो अपने रिलेटिव्स या अपने नोन वालों को बताए कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है। The Constitution has given all citizens many rights to protect themselves, like protection from abuse. Now, abuse of people need not happen from the government side alone. Imagine if hundreds of people gang up against a small family or a small group of people. The larger group can terrorize the people who are in a minority. Someone has to advise majority communities to behave properly and treat minorities humanely. ये मैंने आपको बताया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके नंबर्स कम हैं और मेजॉरिटी में जो हैं उनके नंबर ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं होगा कि जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी वालों को डोमिनेट करेंगे, उन्हें दबाएंगे, उनके ऊपर अपना पावर दिखाएंगे बिकॉज ऑफ उनके नंबर ज़्यादा है। इस वजह से इन सारी चीज़ों से भी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। That is exactly what the Constitution does. The Constitution has features to prevent the tyranny of the majority. It says people from making hasty, emotional decisions. It saves them from if people are fed up with the democracy and suddenly think of supporting a dictator, it will stop the citizens. It will tell them, you can't change this setup overnight because you felt angry with existing leaders. But अब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज़ है हमारे देश में जिसको आप एक रात में नहीं बदल सकते। और हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वो ऐसा है बच्चों कि
उसमें जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, नीड्स हैं लोगों की, इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, तो उसमें हमारे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। अब ये आपको क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है अच्छे से और समझना है, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगी और इसके आगे का वीडियो भी आपको सेंड करूंगी। तो यू हैव टू सी दिस, तो आपको आज ही देखना है इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।